जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम सबसे महत्वपूर्ण भाषा अंग्रेजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके अनुवाद को सीखेंगे। आपको पता है कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो आप कहीं भी जाएंगे तो बिना अंग्रेजी का काम आपका चलने वाला नहीं है। आप भारत के किसी कोने में जाएं या भारत के बाहर जाएंगे, भारत की हिंदी भाषी राज्यों में तो एक बार काम चल सकता है, किंतु जब आप गैर हिंदी भाषी राज्यों में जाएंगे तो आपको अंग्रेजी का अधिकतम ज्ञान होना चाहिए, या तो वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। तो इस भाषा की महत्ता ज़्यादा है। संस्कृत या अन्य भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा की महत्ता ज़्यादा है। आपको अब चाहे किसी भी कार्य से संबंध रखते हो, लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय अंग्रेजी को समझेंगे और उसके अनुवाद को जानेंगे। कल हमने अनुवाद की जो खिचड़ी होती है, अनुवाद में क्या क्या चाहिए होता है, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द, ये सब अनुवाद के ट्रांसलेशन के जो वाक्य के भाग हैं, इनमें सब आपको वाक्य में मिल जाएगा। कैसे निकालते हैं, किसको पहले छांटते हैं, किसको बाद में छांटते हैं, कल मैंने प्रथम वीडियो में डाल दिया है। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देखें ताकि आपको सुगमता से समझ में आ जाए और आगे आप आसानी से अनुवाद कर सकें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो अंग्रेजी के अनुवाद हैं आप आसानी से समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये होता है यूज ऑफ इज, एम, आर। अब किसका प्रयोग कब और किस स्थिति में होगा? अगर किसी वाक्य में है, कामा, हूं, हो, लिखा हो, और कोई कार्य ना हो रहा हो, तो आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, किसका किसका कब उपयोग करते हैं ये समझिए आप। ही, वह, ही का मतलब होता है वह, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग है, या मेल के लिए कह सकते हैं आप। सी, इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग अर्थात फीमेल के लिए होता है। इट, इट का प्रयोग होता है निर्जीव व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए। दिस, या आपका नेम लिखा हो तो आप लगाएंगे इज। वह लिखा हो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाला, इट लिखा हो, दिस लिखा हो, नेम लिखा हो तो आप लगाएंगे इज। अगर ये आपका रूल नंबर 1 है, ये आपका रूल नंबर 2 है। अगर मान लीजिए लिखा हो यू, इसकी हिंदी होती है तुम, ये सारे हैं एक वचन, ये सारे हैं एक वचन। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं बहुवचन। तो तुम लिखा है तो बहुवचन होगा। वी का मतलब होता है हम, ये भी बहुवचन है। दे मतलब वे, इसका मतलब भी बहुवचन है। या एक से अधिक, एक से अधिक हो तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर
आपका आई लिखा है, तो आप आई, आई का मतलब, आई का मतलब होता है मैं, और आप हमेशा आई के साथ ए एम का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक वचन कर्ता के साथ अर्थात ही सी दिस नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ यू वी दे है, या कोई एक से अधिक वस्तु हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ आप एम का प्रयोग करेंगे। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे, ये तो आपके रूल हैं, ये आपके रूल हैं। अब हम चलेंगे अफर्मेटिव की ओर। ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, सेंटेंस। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य, है ना। अब इस साधारण वाक्य को आप कह सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें केवल आपको हाँ मिले ना ना मिले। जब आप इनका अनुवाद करना शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, प्लस आप लिखेंगे इज, एम, यार, प्लस आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस आप लिखेंगे ओ डब्ल्यू। यही चीज एक सेंटेंस में अगर आपको मिल जाता है तो आप केवल कम से रख देंगे तो आपका आसानी से सेंटेंस चालू हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए लिखा है मेरे पिताजी एक किसान हैं, है ना। अब इसको समझिए आप, यहां केवल है लिखा है, यहां केवल है लिखा है, और यहां तो कोई कार्य हो नहीं रहा है। साफ साफ कह रहा है कि है हूं वो लिखा हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तो इसका मतलब इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है। तो इसको जब हम आगे करेंगे तो क्या बनेगा? पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन किसान है? मेरे पिताजी, अर्थात पहले आप लिखेंगे माई फादर, है ना। अब माई फादर है तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? एक वचन के साथ आप लगाते हैं इज, तो यहां हो जाएगा इज। अब फिर लिखना ऑब्जेक्ट क्या है? ए फार्मर, एक किसान। ये हो गया। अब इसका आप जब दूसरा सेंटेंस है और देख लीजिए, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। अब देखिए आई लिखा है, सब्जेक्ट कौन? मैं, करता इसका मैं हो गया। अब आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। सब्जेक्ट लिखना पहले तो आई लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आई। अच्छा, अब क्या लिखना है? इज, एम, आर में से किसी एक को, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। अच्छा, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी है, स्टूडेंट। ये हुआ आपका अफर्मेटिव वाला पोर्शन। अब हम बढ़ेंगे इसके निगेटिव की ओर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जैसा आपको उचित लगे।
मैं इसको बिगाड़ दूं ताकि अब हम इसके निगेटिव वाले पार्ट की ओर चलेंगे। निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में बिल्कुल सेम, इसको बोलते हैं हिंदी में निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य, या इसको आप बोल सकते हैं नकारात्मक वाक्य। इसको आप बोल सकते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसमें जो है कुछ नहीं है, उसी जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, अर्थात पहले सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर है, बस इसके तुरंत बाद केवल आपको नॉट लगा देना, बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, ये आपको मिलेगा। जैसे वह बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान नहीं है। अब इसमें निगेटिव मिल गया, मना कर रहा है, तो ये पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट अर्थात ही के साथ आप लगाते हैं इज, हो गया। फिर क्या करना है, नॉट लिखना है। फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, बुद्धिमान, वाइज, है ना। जैसे तुम नेता नहीं हो, अभी क्या है, करता है सब्जेक्ट यू, फिर आर, फिर नॉट, क्या नहीं हूं, अ लीडर। ये तो अगर आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो आपका धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता रहेगा। अब इसी का अगला पार्ट है इंट्रोगेटिव का। इसी का अगला पार्ट है इंट्रोगेटिव का। आप जो है आराम से इसको अगर 2 3 4 सेंटेंस करेंगे, ग्रामर की बुक सबके पास होगी ही, अगर ना हो तो आप खरीद लीजिए। तो ताकि आप ग्रामर कोई भी खरीदिए, बस ध्यान ये दीजिएगा कि जो जिसमें एक्सरसाइज ज़्यादा दी हो, ट्रांसलेशन अनुवाद करने के लिए आपको ज़्यादा दी हो, भाई खरीद लीजिए, प्रकाशन से मतलब नहीं होता, बाकी तो एक्सरसाइज ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंट्रोगेटिव अब देखेंगे हम। इंट्रोगेटिव बेटा आपके 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला नंबर होता है वो कहता है यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो। क्या से प्रारंभ हो तो, है ना, कहाँ से प्रारंभ बेटा, क्या से। वाक्य आपका अगर
क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको ये नहीं भूलना है, ये इसका मेन अंग होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले वाक्य, जो जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उनमें आप ये लगाते हैं। जैसे क्या आप अध्यापक हो ना। तो जब इसका अनुवाद करने जाएंगे हम, क्या कह रहा है रूल, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो पहले आपको इजयमान लिखना है, वाक्य नहीं लिखना, नहीं गलत हो जाएगा फिर। तो क्या हो जाएगा, कर्ता इसका बहुवचन का है, प्लूरल है, ये हो जाएगा आर। फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका यू, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो, ए टीचर। और इसका जो सबसे मेन पार्ट बचता है वो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ये अब बहुत जरूरी है। कई बार तो होता है कि सेंटेंस सही होता है, अंग्रेजी का अध्यापक वैसे थोड़ा सा अकड़ू टाइप के होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में नंबर काट लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि सेंटेंस पूरा सही हो और ये प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा हो, तो क्या करेगा, नंबर आपके जस्ट के 10 उड़ा देगा वो। अब इसका दूसरा प्रकार होता है, दूसरा प्रकार जो होता है, दूसरा प्रकार ये जो कह रहा है आपका दूसरा नंबर, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो। अगर वाक्य के बीच प्रश्नवाचक शब्द हो, मान लीजिए जो क्या है, अगर यही क्या बीच में आ जाए तब क्या होगा, तब होगा ये कि पहले आप लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस, प्लस में जो लिखा है क्रम फर्स्ट टाइप वाला, एक नंबर वाला, इसी क्रम को आप आगे बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ लिखा इज, एम, आर, फिर प्लस लिखा है सब्जेक्ट, तो हम भी लिख देंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस में लिखा है ऑब्जेक्ट, आप भी लिख दीजिए ऑब्जेक्ट, फिर आपका लिखा है ओ डब्ल्यू, तो प्लस लगा के ओ डब्ल्यू, फिर इसका मेन पार्ट बच रहा है, आप लिख दीजिए प्लस ये प्रश्नवाचक चिन्ह। यह क्या है, मैं इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूं, क्या शब्द को, ये। अब देखिए, अभी ये जब शुरू में था जयमार हो गया, किंतु अब ये बीच में आ गया है यहां, तो इसका मतलब क्या, इसकी अंग्रेजी लिखिए पहले आप, जब बीच में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी लिखिए, अर्थात व्हाट। अब देखो यह मतलब दिस, तो दिस का मतलब इज लगाएंगे आप, इज कौन, यह, दिस, भूलना आपको ये नहीं है। अब आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि वह कहाँ है, वह
कहाँ है, ये देखो आ गया बीच में, तो वेयर। इज एम आर मतलब इज, फिर सब्जेक्ट सी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका सिंपल फंडा है, ये आपका सिंपल फंडा है। मैं इससे रिलेटेड दो चार सेंटेंस आपको और बता देता हूँ, ताकि ये तो मतलब बेसिक चीज सबको मिलती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब में मिलेगा, और आगे पढ़ेंगे तब भी आपको मिलता रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक सेंटेंस, एक रूल है जो शायद आपके जहन में ना होगा, लेकिन बता दे रहा हूं। सारे विशेष। अब विशेष में क्या क्या आता है? अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का वास्तविक गुण दर्शाया जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु का वास्तविक गुण दर्शाया जाए जिसमें परिवर्तन असंभव, विचार कीजिए आप, किसी व्यक्ति या वस्तु का वास्तविक गुण दर्शाया जिसमें परिवर्तन असंभव हो, और फिर ताहे तीहे लिखा हो या हूं लिखा हो, तब उन वाक्यों का अनुवाद हमेशा इजेमार में ही होता है। भाई कभी कभी होता है ना, जैसे सूर्य लाल होता है, मैं सेंटेंस करके बताता हूं आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य लाल होता है, मान लीजिए एक आधा सेंटेंस और, कोयला काला होता है, ठीक। ये दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस में कोई भी आपसे कह सकता है कि जब उसमें ता है ती है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए। लेकिन इसमें जो रूल कार्य करता है, मैंने बताया कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का कोई ऐसा गुण दर्शाया जाए जिसमें परिवर्तन असंभव हो, अर्थात वो परिवर्तन उसमें हो ही ना सके, तब आप इजेमार का प्रयोग करते हैं। अब ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, क्या आप इसको काला कर सकते हैं या हरा कर सकते हैं? नहीं, ये सूर्य का स्वाभाविक गुण है जिसमें परिवर्तन असंभव है। या ये कोयला काला होता है, क्या ऐसे कोई क्रीम है जिसमें कोयले में लगा दो तो सफेद कोयला हो जाएगा? भाई हमको तो नहीं पता है, शायद आप लोगों को पता हो तो बताइए। भाई हमें तो जानकारी नहीं है कि साला कोयला भी सफेद हो सकता है या किसी और रंग का हो सकता है। तो कोयला कैसा होता है? काला। ये भी वैसा ही गुण है जिसमें परिवर्तन असंभव है। तो क्या हो जाएगा? द सन इज रेड। कभी आप इसमें ताहे तीहे से कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नहीं, ये हमेशा इजेमार में ही होगा। अगला, द कोल इज ब्लैक, राइट। अब इससे संबंधित तो बहुत सारे रूल होते हैं, कोई एक सेंटेंस नहीं है, पढ़ाएंगे तो बहुत देर तक। लेकिन आपके काम का जो है
यही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके वो दोस्त भी पढ़ सकें, जान सकें जिनको अंग्रेजी में समस्या होती है, या आपको किसी प्रकार की अंग्रेजी में समस्या होती है तो आप कमेंट करें, आपको बताया जाएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।